तो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जकास क्लासेस। और आज हम करने जा रहे हैं यार तुम्हारे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 6 यानी बोल सकते हो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस का एमसीक्यूज। पहले बता देना चाहूंगा, इसको 4 लेक्चर में कवर किया था हमने। क्या क्या? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। इन सबको पहले कवर करो यार, क्योंकि बिना लेक्चर वीडियोस के एमसीक्यू का कोई फायदा नहीं है। पढ़े ही नहीं होगे तो सवाल क्या करोगे। और जो दोनों देखेगा, अच्छे से पढ़ेगा, जो मैं बोलता हूं वो करेगा, सारे स्ट्रेटेजीज फॉलो करेगा, वो एग्जाम में डेफिनेटली 95% प्लस आसानी से फोड़ेगा। इसलिए मैं बोलता भी हूं, जो जकास क्लासेस से पढ़ेगा वो एग्जाम में फोड़ेगा। तो देखो यहां पे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, जैसे इसका लेक्चर भी 4 पार्ट्स में हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर होता है, यूनिट वाइज इसको हम डिवाइड करते हैं। वैसे एमसीक्यू को भी इसको मैंने डिवाइड करके रखा है। पहले हम जो जनरल एमसीक्यूज हैं वो करेंगे, उसके बाद असर्शन रीजनिंग वाले करेंगे सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में करेंगे हम केस स्टडी बेस्ड वाले। पर बच्चे इसमें उलझ ना जाए, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों पार्ट्स का लिंक तुम्हारे पास होगा। ये जब कंप्लीट हो जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सेकंड पार्ट के लिंक में टच कर देना, वीडियो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। समझ गए? तो बहुत आसान काम है यार, सब कुछ यहां से कवर करना। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ, और लेक्चर वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो लेक्चर नहीं देखा तो जाओ कंप्लीट देखो, पूरा चारों चैप्टर अच्छे तरीके से, तुम्हें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। समझ गए? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि ऑटोट्रॉफ के बारे में गलत है। पहले तो ऑटोट्रॉफ क्या है? पेड़ लोग हैं। ऑटो मतलब अपने आप, जो अपना खाना बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जो लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये स्टेटमेंट तो भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लांट यही काम करता है, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाता है, वाटर भी इनटेक करता है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये बात मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से बनाया था कि फ्रूट्स में भी वो स्टार्च इसको स्टोर करते हैं। किसको? कार्बोहाइड्रेट को, जो उनका खाना होता है बाद में खाने के लिए, और हम उनका चुरा के खा लेते हैं। मैंने ये भी बोला था लेक्चर में। तो ऑप्शन सी, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां पे देखो ये स्टेटमेंट गलत होता है, क्योंकि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जैसे पेड़, ये किस प्रोसेस से खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस बिना सनलाइट के कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका नाम में फोटो है। यहाँ पे फोटो मतलब खींच मेरी फोटो नहीं है, यहाँ पे फोटो मतलब सनलाइट। तो बिना फोटो के सिंथेसिस कैसे होगा, मतलब बिना सनलाइट के खाना ही कैसे बनेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, जो बोल रहा है कि सनलाइट के एब्सेंट में भी ये काम हो सकता है। तो द राइट ऑप्शन यहाँ पे जो गलत है वही राइट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बांटना छांटना है हमें। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। सो इसको टिक कर लो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर अभी आ गया, जिसको तुम नोट कर सकते हो चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहां पे ऑर्गेनिज्म के कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं। द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब। तो इनमें से कौन सा ऐसे ग्रुप है जिसमें जो फूड मटेरियल है, जो जैसे खाता है, हम कैसे खाते हैं? पहले मुंह में डालते हैं हाथ के सहारे, फिर उसको चबा चबा के खाते हैं। वैसे ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ग्रुप है जो बाहरी खाना को ब्रोकन करके आउटसाइड द बॉडी और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करती है? तो ये प्रोसेस मैंने समझाया था किस यूनिट में? न्यूट्रिशन वाली यूनिट में, कि ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है या फिर नहीं है ये छोड़ो, कि ऐसा कुछ है जो बाहरी डाइजेशन का प्रोसेस करता है और अंदर सिर्फ खाना लेता है। तो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इनमें से कौन सा ऐसा फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वेयर फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड। ये स्टेटमेंट को तुम्हें नोट करना है। कौन से स्टेटमेंट को? ये ब्रोकन डाउन आउटसाइड को। यहां से आंसर निकलेगा। एंड द बॉडी ऑब्जॉर्ब, तो यहां पे आउटसाइड द बॉडी ये ब्रोकन डाउन करता है और उसके बाद एब्जॉर्ब करता है, मतलब पहले तोड़ता है, पहले डाइजेस्ट करता है, उसके बाद एब्जॉर्ब करता है। तो ये काम देखो, अगर मैं पहले से ही देखता हूं
तो मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, एमोइवा की अगर बात करता हूं मैं, तो यहां पे ऑप्शन ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि मशरूम करता है। ये क्या ग्रीन प्लांट्स करते हैं? नहीं करते। कैसे? क्योंकि वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने अंदर अपना खाना बनाते हैं, ना कि बाहर डाइजेशन करके अंदर खाना बस एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन में मशरूम करता है, ब्रेड माउल्ट जो होते हैं वो भी करते हैं, और ईस्ट भी होते हैं। ये सब मैंने समझाया था कैसे होता है बोल के। तो अगर एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूं तो दीज आर सेप्रोट्रॉप्स, मैंने एक टर्म यूज किया था सेप्रोट्रॉप्स, एंड डाइजेशन इन सेप्रोट्रॉप्स टेक प्लेस बिफोर इंजेशन। और उनमें डाइजेशन, इंजेशन मतलब क्या? खाना खाना, खाने से पहले उनका डाइजेस्ट होता है, जो कि सेप्रोट्रॉफ की कैटेगरी में आते हैं, और उसमें ईस्ट, मशरूम, ब्रेड माउल्ट आते हैं। इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। दे ब्रेक डाउन एंड कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ज्यादातर जो मरे हुए चीज होते हैं उसमें ये लोग खाना ढूंढते हैं, इनटू सिंपलर सब्सटेंस आउटसाइड देयर बॉडी, और पहले डाइजेशन करने के बाद फिर इनटेक करती है। सो ऑप्शन बी को तुम नोट कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट कर लो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 आस्क्ड अस व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंटरी कैनाल। तो ये जो दिया गया है इनमें से कौन सा सीक्वेंस ठीक है? तो ये मैंने विथ डायग्राम पूरा समझाया था, ड्रॉ किया था बड़ा वाला पूरा व्हाइट बोर्ड में, तो इसलिए वीडियो देखो बोलता हूं। तो वीडियो में क्या बताया था, ये पूरा कैसे माउथ से लेके मैंने एनस तक बताया था। माउथ कौन सी जगह है? जहां से खाना अंदर डालते हैं, और एनस कौन सा जगह है? जहां तुम सुबह सुबह जाके फ्रेश होते हो, जिससे थ्रू हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो स्टूल होता है, जो टट्टी होता है, वो निकलता है। समझ गए? इसमें शर्म आने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वी आर स्टडिंग बायोलॉजी, तो ये टर्म सारे आएंगे, और तुम्हें समझाने के लिए हिंदी का उसका ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीनिंग उसका शर्म लायक नहीं है और हिंदी में बोल दूं तो शर्म आना चाहिए, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी में ये सब टर्म पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो यहां पे देखो कि ऑप्शन ये, माउथ के बाद स्टोमक आता है, ये तो सही है। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, ये भी सही है। उसके बाद इधर जगह नहीं आया तो नीचे लिख दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन बैंक में भी दिया है। इसके बाद यहां पे जगह इधर लिख दिए ओएसोफेगस। तो ओएसोफेगस क्या था? फूड पाइप था। और तुम्हें पता है कि ओएसोफेगस वो जगह था, वो पाइप था जो माउथ से स्टोमक को कनेक्ट कर रहा था। मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद तो आ नहीं रहा था, बल्कि स्टोमक से पहले आ रहा था ओएसोफेगस। तो ये बिल्कुल गलत है भाई, ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा। देन माउथ के बाद ओएसोफेगस, नेक्स्ट ऑप्शन जो है। और क्या बोला है? माउथ के बाद ओएसोफेगस, और बोला है तुम्हारा देन स्टोमक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आता है और उसके बाद ही लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो ऑप्शन सी देखते हैं, माउथ के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद ओएसोफेगस। तो ये ऑप्शन तो यहां से ही गलत दिख रहा है, क्योंकि ओएसोफेगस स्टोमक से पहले आता है, ना कि बाद में। इधर पहले आता था, पर यहां पे कहां पे गलती था कि लार्ज इंटेस्टाइन पहले नहीं बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन आता है ऑप्शन बी में। ऑप्शन डी देखते हैं, तीनों तो गलत हुए तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा, पर देखते हैं सीक्वेंस ठीक है कि नहीं है। तो देखो माउथ आता है, उसके बाद ओएसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, उसके बाद स्टोमक जहां पे खाना जाता है, रियल डाइजेशन होता है, जिसको पेट बोल देते हैं हिंदी में, या फिर पाकस्थली बोलते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। समझ गए? तो ये होगा सही आंसर, क्योंकि मैं जो गलती यहाँ पे दोहराया जा रहा था वो यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल सही सीक्वेंस में है। जिसको डायग्राम रिकॉल कर पा रहा होगा वो इजीली इसका जवाब ठोक के आ जाएगा, बल्कि आधा मिनट भी नहीं लगेगा। जबकि तुम्हें पर क्वेश्चन 1.5 मिनट का वक्त मिल रहा है, तुम बोल सकते हो, क्योंकि साइंस में 0.8 मार्क मिल रहा है ना। वो स्ट्रेटेजी देखी होगी नहीं, वो जो मैंने बताया था, 1 मार्क भी नहीं मिल रहा है, 0.8 मार्क। 5 क्वेश्चन करोगे तो 5 मार्क नहीं 4 मार्क मिलेंगे 0.8 के हिसाब से। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो देखते हैं। इसको नोट कर सकते हो आंसर को। सो क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, इफ सलीवरी एमिलेज इज लैकिंग इन द सलीवा। अगर सलीवा में क्या होता है, सलीवरी एमिलेज एक एंजाइम है जो होता है, अगर उसकी कमी दिखाई दे सलीवा में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो ये जो 4 ऑप्शन में, इनमें से कौन सा इवेंट अफेक्ट होगा या फिर उसमें प्रभाव पड़ेगा उसका।
प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू एमिनो एसिड, तो प्रोटीन्स एमिनो एसिड में टूटेंगे। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। तो मैं पहले बता देता हूं कि सलीवा का काम क्या है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक करना, और ये बात मैंने लेक्चर में बताया था, ईच एंजाइम का बताया था कि उसकी खासियत क्या है, और उसमें मैंने सलीवरी एमाइलेज का बताया था कि इसका काम स्टार्च को तोड़ना होता है। तो सुनो, अगर मान लो तुम्हारे घर में कोई एक है, काम वाली बाई हो सकती है, कोई भैया है स्कूल के पियोन वाले भैया, या फिर कोई भी है, उनका काम मान लो है फाइल ट्रांसफर करना है, इधर का फाइल उधर लेना, या फिर लाइब्रेरियन का मान लो बुक को अच्छे से रखना, लाइब्रेरी असिस्टेंट जो होती है, बुक कहीं पे गिर जाए रखना, कोई ले तो उसको इश्यू करना। तो अगर वो एब्सेंट होगा उस दिन, मान लो बैकअप, उनका कोई असिस्टेंट नहीं है जो उनके एब्सेंट में काम चला सके, तो काम कौन सा इफेक्ट होगा? जो काम वो करते थे। तो सलीवरी एमिलेज कौन सा काम करता था? स्टार्च को ब्रेक करने वाला। तो अगर उसमें कमी दिखाई देगी तो किसका काम इफेक्ट होगा? उसका काम। सो द ऑप्शन बी विल बी द आंसर। तो यही सही आंसर होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो पहला देखो क्या क्या है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, पर देखते हैं क्यों करेक्ट है। हेट्रोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो हेट्रोट्रॉफ अपने खाना क्या खुद बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। कौन बनाते हैं? ऑटोट्रॉफ। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? सही है, क्योंकि ये बोल रहा है कि हेट्रोट्रॉफ खुद से खाना नहीं बनाते, जो कि बिल्कुल सही है। तो बाकी सब गलत है कि सही है, चेक कर लेते हैं। चलो, आंसर तो दिख रहा है पर बाकी सब चेक करते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। भाई ये भयंकर सा ब्लंडर था। मतलब हमें पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स यूज करते हैं सोलर एनर्जी को। तुम्हें खाना बनाने के लिए मम्मी को सोलर, सर हमारे घर में सोलर कुकर है तो उसका यूज करते हैं, वो अलग बात है, पर हमें अपना खाना बनाने के लिए सोलर एनर्जी का यूज नहीं पड़ता। फोटोसिंथेसिस तो पहले हम करते ही नहीं है हेट्रोट्रॉफ। यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो रहा है। तो नेक्स्ट चलो, ऑप्शन सी, हेट्रोट्रॉफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ये भी गलत है भाई, क्योंकि हम तो दूसरे के ऊपर, खाने के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और क्यों? बता रखा है वीडियोस में क्यों रहते हैं या क्योंकि हम अपने से खाना नहीं बना सकते। हम फ्रूट्स वेजिटेबल सब किसका खाना है? हम प्लांट का खाना चुरा के लाते हैं। हाँ सर, हम बाजार से खरीद के लाते हैं, चुराते तो वो वेजिटेबल बिजनेसमैन वाले हैं, तो चुराता कोई नहीं है यार। मेहनत करके पेड़ उगा के किसान बेचारा बेचता है। हेट्रोट्रॉफ्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये काम देखो, ये काम सही है, पर ये काम है ऑटोट्रॉफ का, नॉट हेट्रोट्रॉफ। तो ये भी बिल्कुल गलत है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा चीज ऑटोट्रॉफ रिक्वायर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हाँ रिक्वायर करते हैं। क्लोरोफिल, हाँ भाई चाहिए, इसके प्रेजेंस में ये तो होता है, ये खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सनलाइट, ये भी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमें ऊपर का सारा चीज चाहिए। तो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन डी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं समझा के कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम तुम्हें दिख रहा होगा, क्योंकि वीडियो में 30-35 क्वेश्चन लगभग 2 मिनट के आसपास का टाइम ले रहे होंगे, पर क्योंकि मैं समझा रहा हूं और हर बच्चे को समझना जरूरी है। यहाँ पे 60-70 वाले बच्चे होंगे और 95-96 वाले भी बच्चे हैं। सबको समझा के चलना काम होता है, पर जब खुद से मैं भी आंसर करूंगा तो मुझे हार्डली एक क्वेश्चन को 1 मिनट से कम समय में मैं खत्म कर दूंगा इजीली, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो मेरा तो नॉलेज है, उस बुक के ऊपर कमांड है पूरा। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। तो यहां पे बोला है कि हमारा जो इनर लाइनिंग होता है स्टोमक में, ये लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था, उसको देखे होगे तो याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। वो यह था कि जो स्टोमक में इनर लाइनिंग था, जैसे मैंने बोला हम मटन खाते हैं, हम चिकन खाते हैं, वो भी क्या होता है? मांस होता है। उसको डाइजेस्ट कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है, तो हमारा पेट भी तो वही है, चमड़ा से बना है, उसको क्यों डाइजेस्ट नहीं कर जाता? तो उसको प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? तो तब मैंने एक लाइन बोला था कि उसको प्रोटेक्ट करने वाला जो चीज है उसको हमने नाम दे रखा है म्यूकस, जो कि अगर कहीं पे
ये लॉस हो भी जाए ना तो भी ये उससे बचा ले, कौन, म्यूकस। समझ गए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। तो कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया गया किसमें, राइस वाटर में। सोल्यूशन टर्न्ड, तो जो सोल्यूशन था वो जो मिला के क्या, आयोडीन सोल्यूशन का और राइस वाटर का, चावल वाले पानी का, सोल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन नेचर। दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स। तो ये किसका टेस्ट था, पहले देखो कि आयोडीन हम कब यूज करते थे, जब हम किसका टेस्ट करते थे, स्टार्च का। और जब ब्लू ब्लैक हो जाता है, कौन, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू ब्लैक कलर ऑफ राइस वाटर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और ये मैंने लिखवाया भी था, तुम्हें नोट करने के लिए भी बोला था, तो अगर किया होगा तो बहुत अच्छे से याद रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो रिवीजन हो जा रहा है यार, तुम्हें याद थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, परफेक्टली नहीं आया तो मैं बता देता हूं। हमने बहुत से टेस्ट पढ़े थे, कौन से सब्सटेंस का कौन सा टेस्ट, तो उनमें से स्टार्च का जो टेस्ट था उसमें ये था जो तुम्हें करना था, और ब्लू ब्लैक आया मतलब उसमें स्टार्च है। समझ गए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9, द ब्रेकडाउन ऑफ, क्या, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने बहुत कंडीशन में देखा था पायरुवेट का ब्रेकडाउन। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और जो मसल स्क्रैम्प वाला कंडीशन था, याद करो उस डायग्राम को जो मैंने ड्रॉ किया था उस टाइम में। वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन डैश। तो जब पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए, तो जो वाटर और एनर्जी वो टेक्स प्लेस इन, कहां पे ये वाटर और एनर्जी मिलता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया ही इसका कारण है, ब्रेकडाउन होता है कहां पे, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ गए। और एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये भी याद करो, कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। पिक्चर में उठा लिया गया है क्योंकि इसका स्लाइड नहीं बन पाया, बिकॉज डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जैसे मैंने बोला था पायरुवेट वहां पे भी ब्रेक डाउन होता है। कहां से जाता है वो पायरुवेट, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, और किसका होता है, ग्लूकोज इथानॉल का ही होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, और ये बन जाता है पायरुवेट। ये तो बहुतों में कॉमन होता है, यहाँ से तुम जज नहीं कर सकते, पर रियल जज कहाँ पे करो कि तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोडक्ट होता है। समझ गए बात। और उसके साथ हमें क्या मिलता है, इथानॉल। क्या मिलेगा हमें, इथानॉल मिलेगा, ये वाला। समझ गए। अगर नहीं समझे तो और एक बार बता देता हूँ, ये ग्लूकोज इथानॉल एक टर्म नहीं है। ये ग्लूकोज जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है साइटोप्लाज्म के थ्रू जाके पायरुवेट, पायरुवेट फिर साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में बनाएगा इथानॉल। क्या बनाएगा, इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसका एक्सप्लेनेशन बोले तो ईस्ट इज एन यूनिसेल्युलर यूकैरियोट व्हिच कैरीज आउट इथानॉल फर्मेंटेशन। इन द फर्स्ट फेज glucose is converted into pyruvate in the cytoplasm of cell. Due to limited oxygen availability, pyruvate remains in cytoplasm where pyruvate decarboxylase and alcohol dehydrogenase enzymes carry out the second phase of anaerobic respiration and produce ethanol and carbon dioxide. तो इथानॉल आ गया तो समझ जाना कि ये रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक। ये भले ही इथानॉल ग्लूकोज के पास है, पर ग्लूकोज ये बन के पूरा आया है, ये अलग है, ग्लूकोज इथानॉल एक जगह पे नहीं है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। चलो मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स
आर या फिर ईच, मतलब यहाँ पे बोला है एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस तो सारे हैं, पर यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है। पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। ये हम प्रीवियसली पढ़ के आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? ईस्ट में होता है। और देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। एक तो सही है, ऑप्शन नंबर 1, तो पहले इसको सही लिखो, ऑप्शन नंबर 1। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, नहीं भाई ये गलत है, ये एरोबिक बैक्टीरिया में नहीं होता, ईस्ट में ही होता है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, वहां पे क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, नॉट फर्मेंटेशन। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फर्मेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, हाँ बिल्कुल, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक होता है, तो इसलिए गलत हुआ। पर यहां पे लिखा है फर्मेंटेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन का फॉर्म है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो 1 and 4 विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो, ये आंसर है, नोट कर सकती हो। ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द, तो कहां पे ये काम होता है? पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अरे यार, जब हम ज्यादा काम करते हैं ना, जितना एनर्जी चाहिए हमें मिल नहीं पाता है। रेस्पिरेशन जो होना चाहिए वो तो कांस्टेंट होता है, होके कितना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। वहां पे कभी कभार क्या होता है, हमें ऑक्सीजन उतना सप्लाई नहीं कर पाता जितना नीड होता है, तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वहां पे रेस्पिरेशन हो जाता है, जिसको तुम बोल सकते हो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, और हमें मसल्स क्रैम्प भी होता है। तो ये कांड कहां पे होता है, ये काम कहां पे होता है बोलने पर? ये होता है साइटोप्लाज्म में। कहां पे? साइटोप्लाज्म में। तो ये पॉइंट तुम याद रख सकती हो। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तुम्हारे पीरियोडिक में, तो वहां पे भी ये तुम्हें हेल्प कर सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है यार, साइंस में आजकल जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, वो एक क्वेश्चन बस 5 मार्क का नहीं, वो बिट में डिवाइड है। मतलब एक क्वेश्चन है, उसके 3-4 पार्ट हो जा रहे हैं। समझ पा रही हो बात को? पर टर्म 1 तो एमसीक्यू वाला होगा, जिसके लिए धुआंधार एमसीक्यू प्रैक्टिस कौन कराता है? तुम्हारा अपना भैया व्योमकेश। कहां पर? जकास क्लासेस पर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा डार्कन दिख रहा है, तो कोई बात नहीं यार, ये क्योंकि एक इमेज है, पर समझ में आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो मुझे लग रहा है। तो अभी ढक गया, कोई बात नहीं, चलो इसको भी दूर कर देते हैं। हाँ, सो नाउ सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द गिवन इक्वेशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस गिवन इक्वेशन को कंप्लीट करेगा? क्या है इक्वेशन? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू व्हाट? तो पहला ऑप्शन है ओनली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। नेक्स्ट वन इज, ये नहीं है, ये ऑप्शन के बाहर है, ये काट दो, ये आ गया है दूसरा, कॉपी होगी। हाँ, तो ये काट दो, हो गया। ऑप्शन 1 है ओनली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये बिल्कुल सही है यार, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन होता है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ही मिलता है। बस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कब मिलता है? बस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कब मिलेगा? तब मिलेगा जब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बोला है यहाँ पे? वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमें तब मिलेगा यार, जब ये सब ना, ये जो तुम्हारा एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगा अच्छे से। और ओनली कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ओनली वाटर और एनर्जी भी आंसर हो ही नहीं सकता, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे भी करके निकलेगा। तो ये तीनों ऑप्शन कट गए, तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। समझ गए? नोट कर लो इसे। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस आफ्टर वी एक्सरसाइज। तो इसमें से कौन सा होता है जब आफ्टर, कि हमें एक्सरसाइज करने के बाद? तो आवर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन, ये आउट इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था खुद ओसवाल के बुक में भी। ये मैंने मेल भी कर दिया है उनको, सुधार देंगे सर, ये तो छोटा मोटी बात है, आप तो ये जानते ही होंगे और बच्चे भी जान जाएंगे। आवर बॉडी नीड्स
more oxygen. Our body needs to replace the क्या what to replace the energy, to replace the energy. किसकी रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी? एनर्जी को. आवर बॉडी नीड्स टू गेट रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑल ऑफ दिस. तो मैं बता देना चाहूँगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए. आवर बॉडी नीड्स टू रिप्लेस द एनर्जी. हाँ भाई, क्योंकि एनर्जी यूज हो जाएगा तो एनर्जी रिप्लेस भी जल्दी जल्दी होगा. और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फॉर्मेशन होगा क्योंकि हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए. एनर्जी कैसे मिलेगा? रेस्पिरेशन करके. और ज़्यादा रेस्पिरेशन करने पर ज़्यादा एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है जिसको हमें छोड़ना भी पड़ेगा. सो ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर. समझ गए? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अल्वेओली? तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है अल्वेओली के ऊपर? दे फॉर्म ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया. कि ये जो अल्वेओली है वो बहुत ही बड़ा सरफेस एरिया लेता है. नहीं भाई, ये तो नहीं है सही बात. दे हैव ए वेरी थिन वॉल. क्या ये सही है? नहीं है, उनके पास थिन वॉल भी नहीं होता. दे आर कवर्ड विद ब्लड कैपिलरीज. क्या उनके पास होते हैं कि नहीं होते हैं ब्लड कैपिलरीज? बिल्कुल होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती. वो वेरी लार्ज सरफेस एरिया भी करते हैं. वेरी थिन वॉल भी उनके पास है. और ये सारे क्राइटेरिया मैंने नहीं है इसलिए बोला क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट ये सब मैंने लिख दिया था लेक्चर के टाइम. जिसने सारा पॉइंट याद किया होगा उसको दो चीजें तो पता चल गई होंगी. ये ऑप्शन सी और ऑप्शन ए या फिर बी तो आराम से पता चल जाएगा. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस क्योंकि इसके पास ऊपर के तीनों क्राइटेरिया होते हैं. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. याद कर लिया? ये सारे अल्वेओली की क्राइटेरिया है इसलिए ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर. एच एयर पासेस थ्रू द नासाल कैविटी. जब हवा पास करता है नासाल कैविटी के थ्रू तो उसका कारण क्या है? तो पहला क्या? फिल्टर इन द नोस्ट्रिल्स. हाँ बिल्कुल, क्योंकि हेयर होंगे तो वो क्या करेंगे? ऐसे फिल्टर का काम करेंगे. जो भी पोल्यूशन होगा वो पूरा लंग्स तक, अंदर तक नहीं जा पाएगा बल्कि नाक में भी वो रोक लेगा. कौन? हमारा नोस्ट्रिल्स, जो नाजल कैविटी होता है वो. मॉइस्चर्ड बाय म्यूकस, क्योंकि वो म्यूकस के द्वारा मॉइस्चर होता है. म्यूकस मतलब जो नाक से निकलता है जब हमें सर्दी हो जाती है, उसी को म्यूकस कहा जाता है. ऑप्शन नंबर सी, वार्म टू बॉडी टेम्परेचर. तो अगर मैं बोलूं तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है. बिफोर एयर इज ब्रेथ इनटू द लंग्स इट इज फिल्टर्ड इन द नॉस्ट्रिल मॉइस्चर्ड बाय म्यूकस. मतलब पहले क्या? नॉस्ट्रिल से नॉर्मल बेसिक फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद ये क्या होता है? मॉइस्चर्ड भी होता है. किसके थ्रू? म्यूकस की वजह से. ताकि अगर कोई छोटा से भी छोटा पार्टिकल हुए तो नाक से जो निकलता है वो थोड़ा चिपकता है. तुम देखना, बचपन में पता चल गया होगा और क्या देखने की जरूरत है, गंदा चीज है, हाथ धोना चाहिए. तो वो क्या करेगा? अपने से चिपका लेगा बहुत सारे अनवांटेड चीज जो पोल्यूशन होगा. तो वो एक हेल्प हो गया. तीसरा होता है कि वार्म टू द बॉडी टेम्परेचर. तो वो हवा अगर ठंडा भी होगा तो वो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसको वार्म कर देगा, इक्वल कर देगा. समझ गए? सो द ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर. समझ गए? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही आसान चीजें हैं. व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कंट्रक्शन? तो मैंने बोला था जब पंप होता है आर्टरीज में एक चीज नहीं होता है. ये इसका जो आंसर होगा, मैं एक हिंट्स दे रहा हूं, जिनको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखो. आर्टरी, ये बहुत अच्छा बात है कि आर्टरी जो है ये आंसर तो होगा, पर तुम्हें एक चीज़ जानना पड़ेगा कि वो आर्टरी में होता है कि नहीं होता है. जो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो आर्टरी में नहीं होता है, पर कहाँ पे होता है? वेन में. तो मैं बात कर रहा हूँ वाल्व्स की. ये वेन में होता है पर आर्टरी में नहीं होता है क्योंकि वेन में बैकफ्लो के चांसेस हैं, उसके वजह से होता है.
तो इसका आंसर तो बहुत आसान था कि वाल्व यूज होता है। इवन वाटर का भी जो ना, वाटर में, पानी में वाल्व लगा रहता है। किस तरफ? जो तुम्हारा वाटर पंप होता है, जो कुएं के साइड या फिर बोरवेल के साइड होता है, उसमें वाल्व होता है ताकि पानी का बैकफ्लो ना हो। मतलब घर के टंकी से पानी कुएं में ना जाए, बल्कि कुएं से पानी घर के टंकी में आए। समझ रहे हो बात को? तो यही बात मैं कहना चाह रहा था, वो ये है कि जो वेन है हमारा, उसमें वाल्व होता है, जबकि अर्टरी में नहीं होता है। ये एक याद करने लायक पॉइंट है, इससे रिलेशन नहीं है पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, सिंगल सर्कुलेशन, that is blood flows through the heart only once during one cycle of passes through the body is exhibited by। तो जो सिंगल सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लो करता है, हमारा बॉडी कैसा है? डबल सर्कुलेशन सिस्टम पे चलता है। 2 बार ब्लड फ्लो करता है, किसके थ्रू? हार्ट के थ्रू। ये मैंने अच्छे से समझाया था। एक बार अगर हार्ट के थ्रू एक साइकिल में जा रहा है तो सिंगल सर्कुलेशन, 2 बार जा रहा है तो डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन बॉडी कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन। ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पेसेस थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय। तो ये काम किसका होता है? तो द राइट आंसर विल बी हिपोकैम्पस, एक्सोकोइटस, अनाबस। सो द ऑप्शन बी विल बी द आंसर। इसको टिक कर सकती हो, या फिर वही मार्क शीट दिया होगा जब तुम्हें, तो मार्क करोगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, the blood leaving the tissues become richer in carbon dioxide, water, hemoglobin, oxygen। तो जो ब्लड लीव करेगा टिश्यू को, उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? पहली बात तो ब्लड लेके क्या जाता है टिश्यू के पास? सिंपल सा बात है कि ब्लड टिश्यू के पास ऑक्सीजन लेके जाता है ताकि वो अच्छे से रेस्पिरेशन कर पाए और अपने खाने को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी निकाल सके। उसके बाद जो अनवांटेड चीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो सेल क्या करता है? मैंने ऑक्सीजन खा लिया, अब ये मेरा जो वेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड मैं तुझे देता हूं, तू थोड़ा बाहर फेंक के आ जाना। मतलब तू लंग्स को देके आना, लंग्स बाहर उसको फेंक देगा। तो क्या आता है? जब लौटता है, लिफ्ट करता है टिश्यू को, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 20। जाइलेम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो जो प्लांट्स में जाइलेम होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तुम्हें पता है कि जो जाइलेम होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? ये होता है फ्लोएम, ऑप्शन बी के लिए। अगर फ्लोएम लिखा होता तो ऑप्शन बी सही होता, पर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जाइलेम के थ्रू होता है, फूड नहीं होता है। समझ गए? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान टॉपिक था, एक ही लाइन में ये खत्म किया था, और ये बेसिक है। जब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ती हो, तब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ती हो, ये बेसिक है उसका, जाइलेम फ्लोएम। और ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है, बस जो जकास क्लासेस के वीडियो नहीं देख के जाते हैं वो फंस जाते हैं। नया है वीडियो इस बार, पर जो देख के जाएंगे वो फोड़ के आएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और इज ट्रू अबाउट हार्ट। तो इनमें से जो स्टेटमेंट्स हैं 4, कौन कौन सा सही है हार्ट्स के बारे में? एक हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो देखो पहला स्टेटमेंट, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी व्हाइल द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये उल्टा दिया गया है, तुम्हें भी पता है। समझ गए? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, और फिर एट्रियम के बाद कहां जाता है? वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स में जाके वो ऑक्सीजनेटेड बनता है, जो कि उल्टा दे दिया गया है। समझ गए? तो ये तो गलत है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी व्हाइल राइट वेंट्रिकल्स, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो बोल रहा है यहाँ पे जो स्टेटमेंट नंबर 2 है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन पंप करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां पर? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर। Whereas the right ventricles pumps
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, हाँ बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। तो सर हमने क्या गलत कहा कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, मतलब लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो सर उल्टा क्या हुआ? तो उल्टा ये हुआ कि जो राइट एट्रियम होता है रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट, यहां पे जो लेफ्ट एट्रियम लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन 1 और 2 में बहुत बच्चे बोल रहे होंगे तो सर हम वही तो बोल रहे थे कि लेफ्ट पार्ट ऑक्सीजनेटेड है, राइट पार्ट डीऑक्सीजनेटेड है, तो वो सही स्टेटमेंट को नहीं समझे। देखो स्टेटमेंट 1 में ये दिया गया है कि लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, बिल्कुल सही दिया है, पर कहां से आता है बोला है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तुम बोलो ऑक्सीजन लंग से आता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से आता है? लंग से आता है, तो यहां पे स्टेटमेंट गलत हुआ। और कभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आता है या ऑक्सीजनेटेड आता है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहले स्टेटमेंट लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड आता है, पर कहां से आता है वो गलत है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 इज टोटली रॉन्ग। और स्टेटमेंट नंबर 2 क्यों करेक्ट हुआ? क्योंकि यहां पे ठीक जगह दिया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से और डीऑक्सीजनेटेड आता है डिफरेंट बॉडी से, जिसको लंग्स में धकेला जाता है। अब ऑप्शन नंबर 3 देखो, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल्स। नहीं भाई, जो लेफ्ट का काम है लेफ्ट में होता है, राइट का काम राइट में होता है, इसलिए ये जो 3 वाला है ये भी गलत है। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स को ही देगा, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स को ही देगा और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स को ही देगा। यहां पे देखो, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी व्हाइल लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो राइट एट्रियम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है, व्हेयरएज लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रिकल जो होता है वो पंप करता है, जो कि यहाँ पे भी दिया गया था। कहाँ पे? स्टेटमेंट नंबर 2 में वही को रिपीट किया गया है, थोड़ा दूसरे तरीके से बोल सकते हो। सो 2 सेकेंड एंड 4th स्टेटमेंट इज राइट, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स ग्रुप और ग्रुप्स, तो कौन से ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं, एक वाला या फिर एक से ज्यादा वाले ग्रुप्स में, हार्ट डजंट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे हार्ट नहीं होता वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने के लिए? तो वैसा एक ही एग्जांपल है पिसेस, जिसको मैंने लेक्चर में डिस्कस कराया भी था, जिसको तुम देख सकते हो, पिसेस एंड एम्फीबियंस। तो ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि एम्फीबियंस जो होते हैं उनके पास हार्ट होता है पंप करने के लिए, भले ह्यूमन जैसा पूरा डिटो नहीं होता, पर पिसेस में हार्ट ही नहीं होता, पंप क्या करेगा, तो हार्ट का यूज नहीं होता। सो द आंसर विल बी पिसेस ओनली। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, जिसको याद होगा फैक्ट वो कर पाएगा, जिसने नोट्स देख देख के बनाए होंगे व्हाइट बोर्ड से वो इजीली कर लेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइन है, यहां पे कुछ लॉजिक की बात बनती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स अटेरिस। तो इनमें से जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा सही है अटेरिस के बारे में हमें ये बोल रहा है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, थिक होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ब्लड फ्लोस अंडर हाई प्रेशर, हाँ प्रेशर तो होता है क्योंकि हार्ट धकेलता है। कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू हार्ट, ये गलत हो गया। देखो ये पहले 2 स्टेटमेंट सही हैं, पर आर्टरी कभी ब्लड को कलेक्ट नहीं करता डिफरेंट पार्ट्स, बल्कि इसका काम क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, देता है, लेता नहीं है। तो ये हो गया गलत। अरे चल मिट जा ऊपर, हाँ, तो ये हो गया गलत। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। दे हैव थिन वॉल्स विद वाल्व्स इनसाइड। तो इनके पास क्या थिन वॉल्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल इनके पास थिक वॉल होते हैं, तो यहां से ये गलत हो गया। और वाल्व्स होते हैं वेन्स में, नॉट इन आर्टरीज। ऑप्शन नंबर सी, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, हाँ ये सही है, थिक इलास्टिक वॉल होते हैं। ब्लड फ्लोस अंडर लो प्रेशर, नहीं भाई हाई प्रेशर होता है, तो यहां पे ये गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर डी, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, हाँ ये सही है। विदाउट वाल्व्स इनसाइड, हाँ इनके अंदर वाल्व्स नहीं होते, पर कहां पे होते हैं? वेन में होते हैं, आर्टरी में नहीं होते। ब्लड फ्लोस अंडर हाई प्रेशर, हाँ सही बात है बिल्कुल। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, हाँ यही तो आर्टरी का काम है। सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर।
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ये सारी बात मैं डिस्कस करते चल रहा हूं, मैंने तभी भी बोला था कि ये बात याद रखो कि जो वाल्व होता है ये हार्ट में बैकफ्लो प्रोवाइड करता है, पर वेन में होता है, आर्टरी में नहीं होता है। ये बात मैंने बताया और ये क्वेश्चन बन गया। वही तो बोलता हूं यार, टीचर के मुंह से जो बात निकलती है ना, मैं इसलिए तो वीडियो को प्रीफर करता हूं। सुनो, क्लास के टीचर की बात थोड़ा अनमाइंड रह के भूल गए, इसका क्या है, वीडियो फॉर्मेट में जगास क्लासेस का बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर भूल गए और एक बार देख रहे हो एग्जाम से पहले, तो सारा कुछ फिर से देख सकोगे, कहीं पे कुछ छूट गया और एक बार पढ़ सकोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा टीचर को बोलोगे सर और एक बार, अरे सब कुछ समझ में आया, तेरे को ही नहीं आया बोलेगा। पर यहाँ पे वीडियो में क्या, तुम बार बार चला के देख सकोगे। तो यही बात है, इसकी खासियत है वीडियो लर्निंग का, जो कि बेस्ट होता है जगास क्लासेस में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ब्लड के फंक्शन के ऊपर? यही कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखो, ब्लड किस किस में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके भी आता है, वाले अलग अलग जगह आता है। लेके जाता है किसमें? आर्टरी में, और आता है किसमें? वेन में। जाता है आर्टरी में, आता है वेन में। समझ गए? बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल रेगुलेट करता है, ये मैंने बताया भी था लेक्चर के टाइम। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में भी हेल्प करता है, क्योंकि किडनी किसको प्यूरिफाई करता है? ब्लड को। तो वेस्ट प्रोडक्ट किस में गए थे? ब्लड को, ब्लड में। तो ट्रांसपोर्टेशन किसमें हो रहा था वेस्ट प्रोडक्ट का? थ्रू ब्लड। तो ये भी बिल्कुल सही है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्ट्रेशन यूनिट्स। देखो, अभी किडनी की बात कर रहा था, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ गया। ये मैं स्लाइड बनाते टाइम देखा था, पर उतना याद नहीं रहता किसके पास क्या होता है। यहाँ पे फिर से तुम्हारे लिए बनाता हूँ और सब कुछ बताता हूँ। फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी सर, तो ये बेसिक यूनिट ऑफ किडनी जो होता है क्या होता है? यूरेटर होता है? नहीं। यूरेथ्रा होता है? नहीं। न्यूरॉन्स होता है? न्यूरॉन्स होता है? नहीं। न्यूरॉन्स किसका बेसिक यूनिट है? ये नर्व सेल का है। न्यूरॉन्स किसका है? नर्व सेल का। ये यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन में जो नर्व सेल्स होता है वो न्यूरॉन्स होते हैं, पर जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। तो इसमें तुम थोड़ा ध्यान रखना, न्यूरॉन्स को नेफ्रॉन समझ के सी में टिक लगा के आगे घर में पता जाए सब सही करके आए हैं सर, और बाद में रिजल्ट आया तो 1-2 मार्क कम हो जाते। तो ये बात का ध्यान रखना कि आंसर नेफ्रॉन्स होता है, नॉट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स नर्व से रिलेटेड है, ये तो फिल्ट्रेशन से रिलेटेड चीज ही नहीं है। कौन? न्यूरॉन। समझ गए? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर विल बी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर। तो किडनी का काम क्या है? नॉर्मल सा काम है। क्या है? थोड़ा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, फटाफट से लिखो वीडियो को पॉज करके। फिल्ट्रेशन, पर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, पर एक चीज है एक्सक्रिएशन, जो कि किडनी का काम है। फिल्ट्रेशन होता तो फिल्ट्रेशन लगा दे, एक्सक्रिएशन है तो एक्सक्रिएशन लगा रहे। न्यूट्रिशन है नहीं, रेस्पिरेशन तो है नहीं, लॉन्ग्स फॉन्ग्स हार्ट का काम, ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट का काम रहेगा, तो एक्सक्रिएशन है। समझ गए? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपल जवाब है, ये सब आना चाहिए, बेसिक है, फंडामेंटल्स है। जो डिफिकल्ट है उसको थोड़ा टाइम लेके मैं समझाता हूँ। डिफिकल्ट तो नहीं, मॉडरेट मैं बोलता हूँ उनको, क्योंकि डिफिकल्ट सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1। भाई कलम मैचिंग है, बहुत आसान चीज है, चलो मैच करते हैं, मजा आएगा। फ्लोएम, कॉलम ए में क्या है? फ्लोएम, नेफ्रॉन, वेन्स, प्लेटलेट्स। कॉलम बी में एक्सक्रिएशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो, जाइलेम का काम क्या होता था? वाटर का ट्रांसपोर्ट, और मैंने वहीं पे बता दिया था कि फूड ट्रांसफर कौन करता है? फ्लोएम। तो यहाँ पे है ना ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, मतलब ट्रांसफर करना, तो फ्लोएम कनेक्ट हो जाएगा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। नेफ्रॉन कनेक्ट हो जाएगा भाई एक्सक्रिएशन के साथ, और ये वेन्स कनेक्ट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वेन्स। ऑक्सीजनेटेड कौन कैरी करता है? आर्टरी। और प्लेटलेट्स का काम है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। समझ गए? सो द आंसर विल बी फ्लोएम। ए विल बी कनेक्टेड टू
2 A2 ए का 2 कहाँ पे है, एक ही जगह है, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ये आंसर पे नहीं मत देखो, यहाँ पे समझो यार, सब कुछ बन जाएगा आंसर। तुम्हें एग्जाम हॉल में आंसर नहीं छपा हुआ मिलेगा, जो समझ जाएगा वो फोड़ के आ जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट है किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसका नाम जो है, उसका जो नाम है वो है नेफ्रॉन, जो कि किडनी में होता है। और ये बताया भी था जब मैंने नेफ्रॉन पढ़ा रहा था, किडनी पढ़ा रहा था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूरॉन नहीं होता है, देखो बोथ ए एंड बी लिख के तुम्हें कंफ्यूज करना चाह रहा है। न्यूरॉन क्या होता है, नर्व सेल होता है, तो इसका तो लेना देना भी नहीं है एक्सक्रिएशन या फिर फिल्ट्रेशन से, समझ गए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पहले पॉज करके नोट करो, क्योंकि मुझे पता है न्यूरॉन में अगर कंफ्यूज हो गए तो बहुत पछताओगे, क्योंकि सर ने बोला था, हमने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 29, ये कहता है कि चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। तो पहले कहां पे जाता है यार, किडनी में। किडनी के बाद थ्रू किसके थ्रू जाता है, यूरिटर के थ्रू। किसके थ्रू, यूरिटर्स के थ्रू। कहां पे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, जहां पे स्टोर होता है, और फिर यूरिथ्रा के थ्रू रिलीज होता है। तो ये सीक्वेंस कहां पे है, देख लो, ऑप्शन नंबर सी, देन दैट विल बी द आंसर। किडनी के थ्रू वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यूरिटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे सारे यूरिन स्टॉक होते हैं, उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू वो रिलीज हो जाता है। क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक तो क्वेश्चन नंबर सी को टिक कर लो, और ये मार्कशीट में भर दो। मैंने भर दिया, देखो, गोल 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 करके भर दिया। Which of the following substance are removed from blood in the kidneys? तो इनमें से कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो ब्लड से रिमूव किए जाते, सब्सटेंस आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। किडनी में ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस ब्लड से निकाले जाते हैं। तो सबसे पहला सब्सटेंस क्या है, मुझे बताओ। पहले तो यूरिया मन में ही आ जाना चाहिए, क्योंकि सिंपल सा ऑप्शन जो है वो यूरिया है, और वही होगा आंसर, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन का चांस नहीं है। और तुम्हें एक बात मैंने बताया था कि यूरिया जब भी रिलीज होता है तो थोड़ा वाटर के साथ रिलीज होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑप्शन होता तो वाटर में टिक मारता, वरना अगर पानी कम होता है तो क्या होता है, जलन होता है। मैंने बताया भी था, पानी ज्यादा पियोगे यूरिनल के टाइम, सुसु करने के टाइम जलन नहीं होगा। तो वो यूरिया की वजह से ये इतना पॉइजनियस है कि थोड़ा पानी कम के साथ भी अगर ये एक्सक्रीट हुए तो जलन कर देता है उधर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 नहीं है, 32 लिया है, क्योंकि ये आसान होगा तुम्हारे लिए। Which of the following is used artificial? 31 बहुत आसान होगा, इसलिए मैं एक दो छोड़ देता हूँ, वैसे कि बहुत आसान जो होती एक ही छोड़ा है, ज़्यादा नहीं। Which of the following is used artificially to remove nitrogenous waste product from blood? मैंने बताया था कि यार जब किडनी फेल हो जाता है, किडनी फेलियर होता है, तो किडनी के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है, जिसमें हम ब्लड में से नाइट्रोजेनियस वेस्ट को, जो यूरिया है, उसको फिल्ट्रेट करते हैं। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस। मैंने बताया था। यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन है क्या, मैंने क्या बोला था, डायलिसिस। यहाँ पे तुम्हारे बहुत से जिनसे भी पढ़े हुए डायलिसिस बताते हैं, वेंटिलेटर, ट्रांसफ्यूजन, हेमोडायलिसिस। तो भाई डायलिसिस तो नहीं है, पर हेमोडायलिसिस है। सो दिस विल बी द आंसर। एंजियोग्राम नहीं होगा। तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर का एमसीक्यू होता है एंड पार्ट 1। अब पार्ट 2 के लिए तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में रेफर कर सकते हो। जिस दिन अपलोड हुआ है उसी दिन देख रहे हो तो अगले दिन ही अपलोड हो जाएगा यार, आके देख लेना चैनल में। अगर थोड़े दिन बाद देख रहे हो, 1 डे 2 डेज बाद, तो लिंक गिवन होगा डिस्क्रिप्शन में, एब्सोल्युटली गिवन होगा। वहां से जाओ, सारा एमसीक्यूज कवर करो, जकास क्लासेस के लेक्चर कंप्लीट करो, एमसीक्यूज कंप्लीट करो, मैं जो बताता हूं उतना करो, रिवाइज करो और एग्जाम में फोड़ के आओ और कहर मचा दो यार। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।